Yes. Girlfriend. टाक टाक बिंदास मॅच आहे ना मी पण टाकला एक बार रिवीजन करेंगे देन एमसीक्यू सामने स्क्रीन पे चेक करो एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे देन वापस एमसीक्यू पे चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या है? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बिटवीन हाउ मेनी पार्ट्स? डिवाइडेड बिटवीन 4 पार्ट। ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करो, ट्रांजैक्शन को मेजर करो, मेजर के बाद प्रेजेंट करो, प्रेजेंट के बाद डिस्क्लोज करो। बताओ चलो वापस पहला वाला आवाज रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा तीसरा चौथा डिस्क्लोजर। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 32। टोटल 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। वाह ICAI ने तो बड़ा काम कर दिया तुम्हारे हिसाब से। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑपरेटिव कितने उसमें से? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किसने किए? ICAI ने इशू किए हैं। उसके लिए बोर्ड एस्टैब्लिश किया था ASB which is established on 21st April 1977। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको एप्लीकेबल है? सबको एप्लीकेबल है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF, AOP, BOI, देन इंडिविजुअल एंड कंपनीज। उसके अलावा अगर बात करें तो ये नाम आपको याद होने ही चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 it is a disclosure, accounting standard 2 inventory, 3 cash flow statement, 4 contingency event occurring after balance sheet, 5th net profit और loss prior period item, 6th वाला ड्रॉप आउट किया डिप्रीसिएशन का था, 7th वन कंस्ट्रक्शन, 8th वन ड्रॉप आउट किया, 8th वन की जगह रिप्लेस हुआ है 26, 9th वन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10th वन प्लान्ड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए रीड चल रहा है। 11th वन फॉरेन एक्सचेंज, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 10 14 amalgamation, 15 ESOP employee benefit, 16 borrowing cost, 17 segment reporting, 18 related party transaction, 19 लीज, दो टाइप के लीज, फाइनेंशियल लीज या ऑपरेटिंग लीज, 20 आपका फेवरेट अर्निंग पर शेयर, 21 सबका एक ही बैलेंस शीट बनाओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, 23 अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, 24 याद रखो डिसकंटिन्यू द ऑपरेशन, देन 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 26 इंटेंजिबल एसेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जॉइंट वेंचर, 28 इम्परमेंट ऑफ एसेट, 29 प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। 24 को देख के कल एक बड़े महान इंसान ने मेरे को एक इसका लॉजिक बताया था, सर व्हाई इट इज 24? बोले 2 के 4 हो गए इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिए। बोले जिसको समझना तो समझ लिया, बाकी छोड़ दो। लॉजिक ठीक था। मैंने बोला जैसे याद रखना है वैसे याद रख, 2 के 4 कर या 6 कर, डिसकंटिन्यू है इतना याद रख। आता लक्षात राहील। फिर सबके साथ होगा। हां तेच ना। आयुष्यात बसल्या सगळ्याचे रिझल्ट काढ। EPS का देखो 2 की 0 हो गई फिर भी उसका नाम EPS है। इसलिए अर्निंग 0 है ना। चलो डन, MCQ पे आ जाओ। कुछ तो 19 MCQ तक हो चुके थे। गया वापस, तो पहले ही बोला था मैंने। तुला काय प्रॉब्लेम? मध्ये मध्ये बोलायच पाहिजे का प्रत्येक? तू आज इतकं मार
नाइनटीन तक हो चुके थे ना कल। हाँ MCQ नंबर 20, सब लोग आ जाओ। The fair value of pension plan asset of Milestone Limited at the beginning and at the end. बिगिनिंग में फेयर वैल्यू पेंशन प्लान एसेट की वैल्यू कितनी थी? स्टार्टिंग में थी 2,80,000, अब बन चुकी है 3,08,600. द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 29,000. The benefit of payment retires was 32,000. Actual return on pension plan for the year as per the accounting standard 15. तो आपको ये एक्चुअल में रिटर्न कितने मिले ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल में रिटर्न कितने मिले कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो। एसेट की वैल्यू थी कितनी? कंट्रीब्यूशन कितनी थी? चलो, हाउ द सिस्टम वर्क। आप लोग अगर कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैं कंपनी हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आपकी सैलरी में से पैसे कट करूँगा, कट करके उसको क्या करूँगा? इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट करने के बाद जब आप रिटायर होगे तो आपको पेंशन के थ्रू क्या करूँगा? रिटायरमेंट के टाइम पे कॉम्पेंसेशन दूंगा। तो आपका जो इनिशियल एंट्री था, मेरे पास ऑलरेडी फंड कितना था? 2,80,000। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसको डेबिट बैलेंस पकड़ो कि क्रेडिट बैलेंस पकड़ो? तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? इट इज एसेट। तो ये डेबिट बैलेंस हुआ। तो मेरे पास ओपनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन में एसेट कितने की थी? 2,80,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना था? कैरिड डाउन बैलेंस था 3,08,600। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लान 29,000। एम्प्लॉयर ने प्रॉफिट में से 29,000 साइड में निकाले तो वो इन्वेस्ट किए रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या हुआ रहेगा? और बड़ा रहेगा। तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? एसेट टू बैंक अकाउंट। सो डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 280 का आपका ऑलरेडी एसेट था, उसमें 29 की वैल्यू एडिशन हुई। अब बेनिफिट पेमेंट, अब कोई आदमी रिटायर हुआ रहेगा तो उसको रिटायरमेंट पे पैसे देने जरूरी है। तो उसको पैसे अपन ने दिए कितने? 32,000। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे तो एसेट आर गोइंग आउट। तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक 32,000। अब जरा ध्यान से लो, कैलकुलेटर है सबके पास? आपकी एसेट कितनी थी? 2,80,000। टेक ऑन कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल इस्तेमाल करो। ती खुर्ची इकडे सरकून देते, 10 वेळा हलवत राहिले हे ते त्रास देते सर। ते मग पाय कापून टाकतो ते पण म्हणेल कापून दे। डन, रेडी। 2,80,000 उसमें एडिशन करो, कंट्रीब्यूशन 29,000 बराबर। 29,000 में से अपन ने पैसे दिए 32, तो बैलेंस बचना कितना चाहिए था आपके एसेट में? 2,77,000। दोनों एडिशन कर रहे हैं। डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है।
तेज किया। तो कितने आए? 277 377 बोल रहे वो, दो बार डेबिट किया। 277 बोले सर। 277 हाँ। कितने? 2,77,000 एग्जैक्ट। ओके, अब 2,77,000 ये बैलेंस होना चाहिए ना एडिशन एंड डिलीशन के बाद। वहां पे बैलेंस ज्यादा दिख रहा है क्या आपका? यस, कितना दिख रहा है? 3,08,600, तो वो भी माइनस करो। तो इसका मतलब आपने इस पे रिटर्न कितने कमाए? 31,600। तो रिटर्न कमाए, तो ये आपको इन्वेस्ट करने पे जो भी इंटरेस्ट आया रहेगा वो डेबिट साइड पे आया रहेगा। लिखो इंटरेस्ट, वो आपका रिटर्न है कितना? 31,600। ये क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर डेबिट क्यों करा? तो डेबिट इसीलिए करा क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर रिटर्न भी आएंगे, रिटर्न आएंगे तो उसको आप कैपिटलाइज ही करोगे, तभी तो आपका 3,08,600 का फंड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एकदम अच्छे से लिखो। डन हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 21। Accounting Standard 11, exchange of difference arises on repayment of fixed asset linked with liability should be adjusted to profit and loss account, fixed asset account, revaluation reserve or it's a none of the above। तो ध्यान से सुनो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिया था कि आपका सेल कब हुआ था, ठीक है, सेल कब हुआ था और आपको पेमेंट कब आया, ये दोनों का डिफरेंस दिया था। तो सेल इज योर डे टू डे बेसिस इनकम ना, तो उसको अपन ने P&L में एडजस्ट किया था डिफरेंस, कि फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, P&L को डेबिट करे थे या क्रेडिट करे थे। बट ये मेरा डे टू डे एडजस्टमेंट है ना, फिक्स एसेट का रीपेमेंट कर रहा हूँ मैं, बराबर। तो फिक्स एसेट का रीपेमेंट कर रहा हूँ तो वो P&L में भी नहीं जाएगा, तो वो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, तो फिक्स एसेट एंड लायबिलिटीज में एडजस्ट करेंगे। बट ध्यान से देखो, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। अब ध्यान से देखो, एक समझो कि मैंने कुछ मशीन इंपोर्ट किया 2 सेकंड के, अब मैंने मशीन इंपोर्ट किया तो मुझे तो मशीन मिल गया। अब उसकी जो लायबिलिटी है, मुझे वो सप्लायर को जो पैसे देने हैं, अब वो डॉलर बढ़ेगा या कम होगा उसके हिसाब से लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यानी जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो एडजस्ट भी किसके अगेंस्ट करना चाहिए? लायबिलिटी के अगेंस्ट करना चाहिए। P&L क्यों नहीं करा? द रीजन इज नॉट, इट इज नॉट माई डे टू डे। एसेट में क्यों नहीं करा? क्योंकि एसेट तो ऑलरेडी आ चुका है, एसेट की थोड़ी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? लायबिलिटी की, और लायबिलिटी का ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, तो कौन सा आएगा? नन ऑफ दी अबव। तो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो मुझे एक्चुअली सप्लायर को पैसे देने, इंपोर्ट करने पे तो ज्यादा दे रहे हो या लॉस दे रहे हो, तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? लायबिलिटी में, लोन साइड पे। अगर मैं दुबई में बैठ रहा तो यहाँ इंडिया में मशीन ले रही है और मेरा $1,00,000 का पेमेंट तेरे को देना है और डॉलर बढ़ गया, तो बट ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा पैसे देगी ना, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो एडजस्ट का हुआ लायबिलिटी से ला पैसे देना, हंस क्या रही है? तब तक और डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। 22 1st December 2017, Group Construction Company as Limited contract for the constructing a building of 100 lakh. 31st March 2018, the company found that had already spent 83.99 on construction. Prudent estimate of additional cost of completion 36.01. The amount of provision for foreseeable loss
एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था चैप्टर नंबर 1 में. इट इज कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट या उसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोला था. विच सेज दैट अगर फ्यूचर में लॉस होते हुए दिख रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बट फ्यूचर में इनकम है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. हम लोगों को जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 108 लाख का मिला है. व्हाट इज 108 लाख? 1 करोड़ 8 लाख इतने का कॉन्ट्रैक्ट है. ऑलरेडी मैं इस पे खर्चा कर चुका हूँ 83.99 और एस्टिमेटेड एडिशनल खर्चा इसको कंप्लीशन के लिए कितना आ रहा है और 36. तो पहले देखते प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. अगर लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए. सो 108 ये मेरा सेल है. खर्चा ऑलरेडी पेड कर चुके हैं अपन कितना 83.99 83.99 और एस्टिमेटेड खर्चा. अब एस्टिमेटेड है ना, अंदाजन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. ये माइनस करो तो कितने का लॉस आ रहा है? 12 लाख. चेक करो सब लोग. 12 लाख का लॉस आ रहा है. अब आप मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद या अभी, मेरे को वैसे भी फर्क नहीं गिर रहा. व्हाट कंसेप्ट सेज दैट, आपकी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट सेज दैट अगर लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस है तो उसको रिकॉर्ड कर लो. यहाँ पे लॉस हो रहा है मेरे को 12 लाख का तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का रेफरेंस देके रखो. बुक किधर तेरा? जॉइंट वेंचर 10 परमानेंट वेंचर्स. दिल पे हाथ रख के खुद पे Trial on day-to-day basis. ट्रायल एंड एरर Then we will convert it into temporary. and then convert into Then Benami we will property. observe for Benami. 2 months. Yes, and then it's a Benami, and then there is a suspense account. पहले कंपटीशन है, कंपटीशन से आगे गए बाद में बेनामी. हाँ बराबर है. 23 Prarthana Limited is engineering industry and a company received the actual valuation for the first time for the pension which is reveal a surplus of 6 lakh, contributed 5 lakh annually for the pension scheme. Average remaining life of employee is estimated to be a 6 year. So as per accounting standard 15 इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने बोला है ट्रीटमेंट में दैट सरप्लस ऑफ 6 लाख पेंशन is required to be credited to the profit and loss of the current year. Surplus of 6 lakh spread over to the 2 year reducing the annual contribution 2 lakh instead of 5 lakh. C surplus of 6 lakh average remaining throughout the employee or D none of the above. तो जरा ध्यान से देखो ये कंपनी जो है ये क्या कर रही है तो एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन कर रहा है. किसकी? पेंशन स्कीम की वैल्यूएशन कर रहा है ना. हम लोगों ने भी देखा था ईसॉप में हम लोग क्या करते थे सर्टिफिकेट लेके आते थे. आप लोग ईसॉप में कहते थे ना इट्स अ प्रॉपर्टी वैल्यू एडिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हम लोग उसका सर्टिफिकेट लेके आते थे कितनी की वैल्यू एडिशन हुई और ये एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया था. वैसे एक्चुअली ने उसकी वैल्यू निकाली. एक्चुअली ने जब वैल्यू निकाली ना तो उसमें सरप्लस आया. सरप्लस का मतलब क्या? फायदा आया. कितने का फायदा आया? 6 लाख रुपीज का. तो ये वर्ड अंडरलाइन करो सरप्लस. सरप्लस यानी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 lakh. Okay, it contribute 5 lakh annually to the pension scheme. अब ये पेंशन फंड जो है वो ऐसे ही काम करेगा. मैं आपसे पैसे कट करूंगा सैलरी में से, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं एक फंड बनाऊंगा. फंड में से मैं उसको क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा. इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर रिटर्न आएंगे. तो रिटर्न जो भी आएगा इंटरेस्ट या लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा वो वापस कहाँ पे ऐड होगा? फंड में ऐड होगा. ये तब तक चलता रहेगा जब तक फंड है. तो ये जो सरप्लस है ये सरप्लस अपन ऐड कहाँ पे करेंगे? उसी फंड में ऐड करेंगे और P&L को गेन करके कंसिडर करेंगे. सो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए सरप्लस ऑफ 6 लाख रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉफिट बन चुका है. जो आपने प्लान में पैसे डाले थे उस पर रिटर्न आए तो इंटरेस्ट आया तो ये आपका क्या हुआ? इनकम. वर्ड हाईलाइट करो, ऑप्शन ए टिक करो. डन.
Next 24. The fair value of asset at the beginning 4 lakh, at the end 5 lakh 70. Employer's contribution 140. Retirement 1 lakh. What will be the actual plan of asset? अब ये कर सकते हो, मैंने अभी किया एक क्वेश्चन, साथ में करें. ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना आपका 4 लाख का. कैरिड डाउन बैलेंस कितना आपका 5,70,000 का. आपने कंट्रीब्यूट किया प्लान में तो एसेट बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ 1,40,000. एक रिटायर हो रहा है तो एफडी तोड़ी या इन्वेस्टमेंट तोड़ा और उसको पेमेंट कितना किया 1 लाख. अगर 4 लाख प्लस 1,40,000 5,40,000 5,40,000 में से 1 लाख गए तो कितने बचे 480. Am I correct? 440 का बैलेंस होना चाहिए. आपके एसेट में बैलेंस कितना है 570. तो कितने का वैल्यू एडिशन दिख रहा है 1,30,000. 1,30,000. कैसे निकालोगे 4 लाख उसमें एडिशन 1,40,000 का, तो टोटल हो गए आपके 5,40,000. उसमें से 1 लाख का पेमेंट कर दिया तो वापस बैलेंस आया 4,40,000, बट आपकी क्लोजिंग में दिखना कितना 570. तो दोनों के बीच वाला डिफरेंस दैट इज अ वैल्यू एडिशन. रिटर्न 1,30,000. बैलेंसिंग फिगर. डन. ओके, नाउ ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करो 25 वाले क्वेश्चन को. एसेट का लेजर निकालना है विनेश. सबको पैसे देने के बाद अगर मेरे एसेट की वैल्यू 440 है बट बैलेंस शीट में 570 दिख रही है, इसका मतलब 1,30,000 का और एसेट अपन ने लिए. रिटर्न अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह मिला है रिटर्न. नंदिता लिमिटेड हैज इंपोर्टेड 50,000 फ्रॉम शिकागो ट्रेडर्स यूएस 30th February. पहली चीज तो 30th February कभी होता ही नहीं. When exchange of 54.60, the payment of import made on 30th June. Exchange rate 55.50. The rate of exchange on 31st March 2012 55. The difference charged or debited to profit and loss account as per accounting standard 11. अब मुझे ये बताओ आपने import क्या किया, एसेट, लोन या फिर गुड्स? मेरे चेहरे पे निवाल है. गुड्स किए बराबर. अब गुड्स किया यानी ये मेरा डे टू डे एक्टिविटी है, तो यानी इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो चार्ज कहाँ पे होगा P&L में चार्ज होगा बराबर. नाउ द क्वेश्चन इज ये लॉस कैलकुलेट करना है सर, मुझे देने उसको $50,000. लिख के रखो वहाँ पे $50,000 देने. अब $50,000 जिस दिन मैंने गुड्स परचेज किए, ध्यान से देखो, जिस दिन मैंने गुड्स परचेज किए उस दिन रेट कितना था 54 रुपीज 60 पैसे. ओके होल्ड. देन जिस दिन मैंने पैसा दिया उस दिन एक्सचेंज का रेट कितना था 55.50. एंड जिस दिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, वो मेरा डेट पे मेरा एक्सचेंज रेट कितना था 55. अब मुझे ना वो डेट याद से समझनी. मैंने फरवरी में गुड्स परचेज किया और फरवरी के बाद आता है मार्च को मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है. मार्च के बाद आता है अप्रैल के बाद आता है मई के बाद आता है जून में मैंने पेमेंट किया बराबर. अब जून में जब मैंने पेमेंट किया तो जून में मुझे एक्चुअली उसको पेमेंट करते वक्त मैंने उसको दिए कितने 55 रुपीज 50 पैसे बराबर. और जिस दिन मैंने परचेज किया था ओके उस दिन मैं इमीडिएटली पे करने वाला था क्या उसको? नहीं. तो ये 54 वाली डेट मेरे लिए मैटर करती नहीं है. मेरा साल खत्म कब हो रहा था? मेरा साल खत्म हो रहा था ऑन 31st मार्च. उस दिन रेट कितना था 55. अगर उस दिन पेमेंट करता तो 55 में काम निकल जाता. अब उस दिन पेमेंट नहीं करा तो बाद में मैंने पेमेंट करा तो मैंने 50 पैसे ज्यादा दिए. तो 50 पैसे ज्यादा दिए इंटू 0.50 कर दो.
25,000। तो क्या आपने 25,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हुआ, क्योंकि मार्च को पेमेंट करते साल के एंड में तो 55 रुपीज में काम हो जाता। आपने 2 महीने ज्यादा लिए एडिशनल, जून में पेमेंट किया तो कितने किया? 55.50 से पे किया ना। ये फ्यूचर में रेट बढ़ा तो उसका लॉस हुआ, $50,000 पे 50 पैसे ज्यादा दिए तो कितने का? 25,000 का नुकसान हो गया, इसलिए डेबिट करेंगे ऑप्शन ए। तो देखो डॉलर्स में 0.5 का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग पैसे बोलते हैं कि इतने मैटर नहीं करते, बट वो भी मैटर करते हैं। ये किसी एक की सैलरी हो सकती है महीने की। डन। 26 Chandra purchase a machinery 35 lakh. Return down value of machine is 28.27. Recoverable account is 12.45. Impairment of the losses as per accounting standard 28. इसको भी इंपॉर्टेंट करो क्योंकि आगे भी एक चैप्टर है अलग से सेपरेट, इसमें ये एमसीक्यू वापस रिपीट होने वाले। इम्परमेंट ऑफ लॉसेस का कल मैंने डिस्कशन भी किया था, एग्जाम्पल भी दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? 1 लाख की एसेट है बराबर, उस पर 10,000 का डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करके 90,000 बचे, बट मार्केट में उसकी वैल्यू अब 50 ही बच चुकी है, तो मार्केट से उतना पैसा रिकवर ही नहीं होने वाला। तो अपन मार्केट के हिसाब से अपनी बुक वैल्यू एडजस्ट करें, दैट इज इम्परमेंट ऑफ लॉस। यहाँ पे भी वैसे ही दिया, 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। आपने एसेट कितने में लिया? 35 लाख, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 18.27, बट इसमें से रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 12.45। तो रिटर्न डाउन वैल्यू आप दिखा रहे हो 18.27, मार्केट में उसकी वैल्यू है 12.45, तो कितने का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए? 5.88। एक बोल रहा है 4.28, एक बोल रहा है 5.82। अरे इसमें से इतना माइनस, कुछ लोग 35 में से माइनस कर, अरे वो तो 2013 का हो गया ना, वो तो परचेज कर लिया था। अभी बुक वैल्यू कितनी है? अभी बुक वैल्यू है, हाँ लिखो, अभी हो गया बुक वैल्यू 18.27। जब पूछा था तब नहीं बोलते, मैं आंसर लिखने के बाद। मार्केट वैल्यू कितना है? 12.45। आम्ही करत होतो। आहे पुजारी, किती छान. तुझे गुण नको दाखव इकडे पुणेरी। मी नाहीये पुण्याचा. उद्योग तर तसलेच करतो, वाढ नाही पण गुण लागले। कितना? 5.82। दिस इज इम्परमेंट ऑफ लॉसेस, इसलिए बोलता हूँ कल के एग्जाम्पल याद रखो अच्छे से। ऑप्शन सी। साहिल म्हणतोय आगाऊ म्हणा त्याला। आई म्हण. आता त्याचा कालचा कॉल आणि काल ऑनलाईन होतस तर किती चॅटिंग करतो ते ऑनलाईनवर, बडबड चॅट ऑफ करायला लागला मला। क्लासमध्ये तिथं बडबड, ऑनलाईन गेला तिथं बडबड। असं जरा लाईव्हली पाहिजे ना काही. ते असे मेल्यासारखे शांत बसून राहतात. हो ऑनलाईन वाले ना, म्हणून मी ऑनलाईन. काही बोलू नका, वैष्णवीला आणि राग त्यात येतो। मला 2 भालदार चौकदार मिळाले. कोण? भालदार चौकदार तो होते. तरी तोष, आणि अजून कोण होतं? साहिल। साहिल. सेव्हरच ठेवलेत ते दोघं तू। मला ऐकायचं पण नाही किती ऐकायचं. Accounting standard 22, deferred tax asset recognized only if there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available, and such conclusion is supported by consideration of conscience, consideration of prudence, consideration of consistency और consideration of conservatism। तो बेसिकली ये सारे आपके कंसेप्ट से रिलेटेड है, और मैंने पहले ही बोला था हम लोग टैक्स की प्रोविजन क्यों करते? तो टैक्स की प्रोविजन इसलिए करते, इनकम कमाई है तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। 31 मार्च तक बिजनेस किया तुमने, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट किया तो अगले साल टैक्स देना पड़ेगा, अगले साल देना पड़ेगा तो भी इस साल की इनकम पे देना पड़ेगा, तो उसकी प्रोविजन करो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। 28 under the section 28
when the goodwill and the corporate asset cannot allocated on a reasonable or consistent basis to the cash generating unit to determine the impairment loss. Bottom up test perform, both bottom up or top down test is performed, top down test is performed or it's none of the above. तो एक्चुअली दोनों तरीके से करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है. व्हाट इज बॉटम अप एंड टॉप डाउन? दिस इज टॉप, ओके, एंड मार्केट वैल्यू इज बॉटम. इसमें से ये माइनस करो या इसमें से वो माइनस करो, लॉस तो उतना ही आने वाला है ना. आप क्या कहोगे? बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है देन द मार्केट वैल्यू, तभी भी लॉस होगा. आप क्या कहोगे? मार्केट वैल्यू कम है देन बुक वैल्यू, तभी भी वही होगा. बोथ अप्रोचेस आर रेड. ऑप्शन बी. 29(1) accounting standard 1 prohibit a changes in accounting, ensure disclosure, ensure effect of changes in adequate policy has been disclosed, or it's a both. So it's a both. अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्लोज करो कि आपने कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, कौन सी मेथड स्टॉक के लिए वैल्यू की, वो डिस्क्लोज करो. नॉट ओनली दैट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हुए तो उसका इफेक्ट भी बताओ. ऑप्शन डी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. contingent asset recognize, not recognize, or it's a disclose or notes to the account. कल ही मैंने बोला था, लिख के दिया था, not recorded and not recorded. contingent uncertain है, uncertain चीजों की अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते. सो ऑप्शन बी. 31 पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, इसको ऊपर नाम दो मर्जर. पुलिंग इंटरेस्ट मेथड इसका मतलब है मर्जर. इसके कंडीशन लिखे थे अपन ने, याद है? अ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द एडजस्टेड. ये अपन ने ना शेयर कैपिटल में भी किया था. अगर आपको लॉस हुआ है तो अपन क्या करते थे? गुडविल को रिकॉर्ड करते थे, और अगर गेन हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में डालते थे. नाउ इन दैट सिचुएशन पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, डिफरेंस बिटवीन consideration and share capital is adjusted to the goodwill or capital reserve, general reserve, amalgamation adjustment account, or either A or C. तो ये कौन सा होने वाला है? तो it is basically, ये कब होता है? when it is a purchase method. आपने बिजनेस को परचेज किया, और बिजनेस को परचेज करते और आपको एसेट कम आया तो आपका लॉस हुआ, तो आप कहाँ पे डालोगे? गुडविल. वेट, कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व कब डालोगे? जब आपको एसेट ज्यादा मिले, आपने पैसे कम दी. ये कब होगा? व्हेन इट इज अ परचेस मेथड. आपकी परचेस मेथड है क्या? नहीं, मर्जर है. तो मर्जर के केस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. दोनों ट्रीटमेंट रख के रखो. मर्जर की ट्रीटमेंट अलग है और परचेज की ट्रीटमेंट अलग है. परचेज करे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मर्जर करे तो जनरल रिजर्व. वीडियो पॉज नहीं, अच्छा चल रहा है.
यस, मर्जर में अगर लॉस हुआ तो वो जनरल रिजर्व्स में चला जाएगा। सो यहाँ पे अभी मेथड कौन सा है? मर्जर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन, जनरल रिजर्व। 32, ये सेम रिपीटेटिव एमसीक्यू है, वही लॉजिक मैंने आपको बोला था 11th नंबर का। ओके, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेस ऑन रीपेमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो ये लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का पीएनएल में क्यों जाएगा? गुड्स का था तो अपन ने कहाँ पे एडजस्ट किया? पीएनएल में। एसेट का था तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती, बट ये कर्जे का है ना, तो ये लोन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव। रिवैल्यूएशन नहीं, वो तो अपन पार्टनरशिप पे जब एसेट रिवैल्यू करते तभी जाता है। 33 वाले एमसीक्यू पे आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, द नॉर्मल पीरियड फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल इज एस्टिमेटेड टू द यूजफुल लाइफ 10 years, यूजफुल लाइफ 10 year, और विच एवर इज शॉर्टर और इट्स अ लॉन्गर। तो बेसिकली यूजफुल लाइफ 10 year और विच एवर इज शॉर्टर। एकाध इंटेंजिबल की एसेट मैक्सिमम, इंटेंजिबल यानी गुडविल, कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क, मैक्सिमम उसकी लाइफ क्या कंसिडर करेंगे? 10 साल। अगर आपके पास 5 साल का कॉपीराइट है और मैक्सिमम 10 साल, तो विच एवर इज क्या पकड़ेंगे? लोअर। तो वो कितना हो जाएगा? 5 साल। आपने बोला नहीं मेरे पास 15 साल का कॉपीराइट, विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम उसको कितने साल तक डिप्रिशिएट करोगे? 10 के ऊपर नहीं, 10 बस। 34, एपेक्स लिमिटेड हैज ए एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू 50 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 38 लाख है, टैक्सेशन रेट 30% है। नाउ फॉर कैरिंग अमाउंट टैक्सेशन पर्पस 42 लाख है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको निकालना है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन है ना ये आपका, तो मैं ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन वाला पार्ट आपको बताता हूँ। जा डायरेक्ट। ओके, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? इनकम टैक्स में जो रेट ऑफ डिप्रीसिएशन है और कंपनी एक्ट में रेट ऑफ डिप्रीसिएशन है, दोनों में मेथड सेम बोली गई है। कौन सी? रिटर्न डाउन वैल्यू, बट रेट ऑफ डिप्रीसिएशन अलग अलग दिए। अब जब मैं आरओसी को सबमिट करता हूँ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आरओसी बोलती है कि आप हमको कंपनी एक्ट के हिसाब से डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करके दो। तो हम लोग कंपनी एक्ट के हिसाब से डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं और बैलेंस शीट सबमिट करते हैं। वही बैलेंस शीट हम लोग इनकम टैक्स को देने गए तो इनकम टैक्स एक्सेप्ट नहीं करता है, बोले हमारे हिसाब से डिप्रीसिएशन नहीं प्रोवाइड किया, हमारे हिसाब से डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करके लेके आओ। अब दो बैलेंस शीट कौन बनाएगा? एक कंपनी के लिए अलग, एक इनकम टैक्स के लिए अलग। जाना तो सरकार के पास है, दोनों सरकार ही कंट्रोल करी, तो एट द एंड फिर दो क्यों करे? दैट्स व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब रेट बदल गया तो डिप्रीसिएशन बदलेगा, डिप्रीसिएशन बदला तो प्रॉफिट बदलेगा, और प्रॉफिट की वजह से टैक्स बदलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेफर्ड टैक्स। अब उन्होंने वही कहा है, ये पहली बार आप कर रहे हो। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू कितनी है? तो आपकी एसेट की वैल्यू 50 लाख रुपए है। ओके, ठीक है। नाउ रिकवरेबल अमाउंट, वो मार्केट से रिकवर कितने होंगे? 38 लाख। If the tax rate is 30% and carrying amount is 42 lakh, what is carrying amount? Carrying amount का मतलब है बुक वैल्यू। आपकी बुक वैल्यू कितनी है बेसिकली? यस, 42। मार्केट में इसको रिकवर कितने में कर सकते? 38। तो क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 ये इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस हुआ क्या? कितना? 4 लाख का। ये निकाल के रखो 4 लाख का। अब ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में, एसेट में लॉस बुक करूंगा 4 लाख का, तो उस पर 30% टैक्स बचेगा ना मेरा, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं। टैक्स का रेट कितना दिया है इन्होंने? 30%, तो वो कितना आएगा? 1.20। तो ये मेरा क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट, ऑप्शन सी।
4 लाख और 30 रिकॉर्ड ओके, डेफर्ड का मतलब क्यों? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड। डेफर्ड पे अपन ने निकाला टैक्स, दैट्स व्हाई डेफर्ड टैक्स। नाउ ये लायबिलिटी क्यों नहीं कह रहे सर, एसेट क्यों कह रहे? मेरा पैसा बच रहा है ना 4 लाख की लॉस की वजह से, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एसेट। अगर मेरे को फायदा होता, मार्केट वैल्यू मेरा ज्यादा होता, मेरे को गेन होता, तो मुझे टैक्स देना पड़ता, तो मैं एसेट नहीं कहता, फिर मैं क्या कहता? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। 34 देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफी आराम से ले रहा हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। वो कंसेप्ट अपन ने नोट डाउन किया, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उतने डिटेल में कर रहे हो। कवर लिख के हो गया सबका? डन। 23 वाला होल्ड पे रखो। 36 वाले एमसीक्यू पे आ जाओ। 36 as per accounting standard 20, if enterprises has more than one class of equity share, net profit and loss is apportioned to the different class according to paid up share capital, dividend right, number of share of each class or issue price of each class। तो देयर डिविडेंड राइट के हिसाब से करेंगे ना हम लोग अर्निंग पर शेयर। जिसका डिविडेंड का रेट ज़्यादा है उसको ज़्यादा देंगे, जिसका कम है उसको कम देंगे। 37 शिवा लिमिटेड ऑब्टेन अ इंस्टीट्यूशनल लोन ऑफ 60 करोड़ फॉर द मशीनरी। मशीनरी इंस्टॉल कब की है? 1 फरवरी 2017। उसकी कॉस्ट कितनी है? 52 करोड़। बैलेंस लोन यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल। 60 करोड़ का मैंने कर्जा लिया है, 52 में से मैंने क्या परचेज किया? फिक्स एसेट, और बाकी के 8 करोड़ का क्या करो? दिस इज माई वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस, ये लिख के रखो। इंटरेस्ट ऑन अबाउ लोन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। जिन लोगों ने इसकी चार्ट बनाई है घर जाके वापस, क्योंकि मैंने तो बनवा के दिया है, मेरा काम है, आप बनाओ ना बनाओ, तो उनको पता है दैट बोरिंग कॉस्ट, अगर आप इंटरेस्ट पे करें तो बोरिंग कॉस्ट हम लोग क्या करते? कैपिटलाइज करते। कब कैपिटलाइज करते? जब तक वो एसेट यूज नहीं करते। अगर एसेट रेडी टू यूज है तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एसेट नॉट रेडी टू यूज है तो कैपिटलाइज करेंगे। अब 60 लाख पे या 60 करोड़ पे, जितना भी 60 करोड़ का कर्ज है उस पे 11% निकालो। 60 करोड़ पे 11% कितना आएगा? 6.6 करोड़। ये क्या आएगा? उसका इंटरेस्ट। अब ये सारा इंटरेस्ट मेरा एसेट का है क्या? नहीं, उसमें से 8 करोड़ तो मेरा कौन सा है? वर्किंग कैपिटल। तो वो कैपिटलाइज होगा क्या? नहीं, वो क्यों कैपिटलाइज होगा? सिर्फ एसेट का पोर्शन कैपिटलाइज होगा ना। तो एसेट पे कर्जा कितना है? 52, तो 52 पे 11% निकालो। 5 करोड़ 72 लाख। 5 करोड़ 72 लाख, बट ये सालाना हो गया ना 5 करोड़ 72 लाख। आपने कर्जा सालाना लिया है क्या? नहीं, आपने इंस्टॉल कब किया था उसको? 1 फरवरी को, बराबर। और कर्जा कब लिया था आपने उसको? डेट देखो, डेट्स आर मैटर। जून से लेके 1 फरवरी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा आएगा। 1 फरवरी आएगा क्या? नहीं, 8 मंथ्स, तो 8/12। 3.8133 ऑप्शन बी। हाँ, अब मैं बताता हूँ कैसे कराएं कैलकुलेशन। 60 लाख का कर्जा था, उसमें से 8 करोड़ वर्किंग कैपिटल के थे, तो मैंने माइनस कर दिया। मैं सिर्फ एसेट का कर्जा कैपिटलाइज करूंगा। 52 है, उस पे 11% इंटू 8/12, तो ये आया 3.81 समथिंग। ये लिख के ले, घर जाके कुछ नहीं समझ में आने वाला है।
ये मैं ऐसे टाइम पास के लिए लिख के नहीं दे रहा, मेरे को आईपैड में लिखने का मजा आता है इसमें। राइट साइड पे एक्सप्लेनेशन रहेगा, जितना एक्सप्लेनेशन रहेगा उतनी मेरी जरूरत कम गिरेगी। जॉइंट वेंचर आगे तो हिमांगी ने बुक ही नहीं लाया, यानी तुम अथर्व की बुक लेके तुम दोनों सॉल्व कर रहे हैं, अथर्व ऐसे ही घटा है। उसको अक्कल चाहिए था किधर सैक्रिफाइस करना। प्रवचन ही करते, बैठना बाहर जाके मस्त विठ्ठल विठ्ठल। पहिलं तिघं बघत होतो, त्यानंतर अरे तिघं बघत होतो खुशी, नंतर राजला बोल झालं। लवकर कंटाळला राज। एमसीक्यू बुक इतना यार लिखे कि कोई नहीं देता, किसी यूट्यूब पे वीडियो देखो यार, जितने वीडियोस देखने उतने वीडियोस देखो। अगर इतने डिटेल में अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा है ना आपको, तो फिर ये क्लास छोड़ो। करवा के दे रहे फिर भी यार कदर नहीं होती है, यार बुक नहीं लाएंगे, देखेंगे ही नहीं, क्या करे, गलतियाँ जल्दी दिखती है ना, अच्छाई कम दिखती है। आता तो तुमच्या दृष्टिकोनातला दोष। आला पुणेकर दाखवले उद्योग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पीरियोडिक डिफर्ड टैक्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, कौन से कंसेप्ट पे ये बेस है? तो इट इज मैचिंग पीरियोडिक एक्सपेंस विद द रेवेन्यू कैलकुलेशन, एसेट लायबिलिटी और टैक्स एक्सपेंस। नो, इट इज अ मैचिंग पीरियोडिक एक्सपेंस विद द पीरियोडिक रेवेन्यू। 39 मैचिंग कंसेप्ट हम लोग चैप्टर 1 में करे थे। हम लोगों ने मार्केट वैल्यू से लॉस रिकॉग्नाइज किया, वो लॉस जेन्युइन है, वो खर्चे के अगेंस्ट एडजस्ट किया। सो एक्सपेंसेस हम लोग इनकम के अगेंस्ट क्या करें, मैच करें। दैट इज which of the following is intangible asset not recognized as per accounting standard? Internally generated goodwill, license, patent और it's a trademark। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, कल ही दिया था और अच्छे से दिया। ये आंसर तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ही कर, जब तक आंसर नहीं आता तब तक आगे नहीं जाएंगे। सर ऑप्शन ए इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मैंने कल ही बोला था। गुडविल परचेज किया तो इसकी कॉस्ट नो वैल्यूएशन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नो वैल्यू। अब उसको याद क्यों, क्योंकि कल इसकी इज्जत निकाली थी उसमें। बोल किसने? नाही लिहून ठेवलंय ना। हाँ लिहिलंय म्हणून। कल ये बोल रहा था मैं पुणे करे, मैंने बोला था सेल्फ जनरेटेड गुडविल नो वैल्यू। आशिक का बोला था। नो वैल्यूएशन, याच्यावर लक्ष। Which of the following is a accounting assumption fundamentally? Again chapter number 1 से क्वेश्चन ये बिलोंग करता है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सबको फॉलो करने, अगर कभी वक्त मिला और अपनी बुक खोल के दिखी तो मैंने लिख के दिए फंडामेंटल गोइंग एजम्पशंस। कौन से, तो बोलो कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करेंगे एंड गोइंग कंसर्न। बिजनेस आप कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये भी बताओ। ऑप्शन ए। हाँ 42 वाला करवाओ, आप तो ये आंसर आप दे ही सकते। थोड़ा सा ट्विस्ट है बट ध्यान से देखो, लेजर बनाना जानते हो आप, थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। सवाल क्या पूछे, ध्यान से देखिए। कंट्रीब्यूशन पूछा। इस
बार कंट्रीब्यूशन पूछे। वही फिगर डालने, कैलकुलेट कर सकते। यश कर कैलकुलेट। इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ऑप्शन बी सर 127,000। बराबर है। यस थांब ना. अरे बरोबर जा. अरे मी करत होतो तुम्हाला सांगते. हा मग मी बरोबर काढ ना, काढ ना. हा बिंदू कुठून असतो? अरे ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया उन्होंने, तो ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड किया, जो पेमेंट किया वो मैंने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया, जो रिटर्न इस बार उन्होंने क्या दिया, रिटर्न दिया है, तो रिटर्न वैसे भी वैल्यू एडिशन होगा ना, इंटरेस्ट मिला तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको डेबिट कर दिया। इस बार कंट्रीब्यूशन कितना किया, तो 3,97,000 माइनस 75, 3,12,500 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना है 4,50,000, तो बढ़ा, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना किया 1,27,500। ये लेजर सेम ही रहेगा। अब ये क्या करेंगे, आपको ओपनिंग क्लोजिंग देंगे, कल को आपका कंट्रीब्यूशन देंगे, रिटर्न देंगे, पूछेंगे बताओ पेमेंट कितने का किया है, कल को पेमेंट देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग देंगे, बोलेंगे रिटर्न कितना है बताओ, कल को बैंक देंगे, रिटर्न देंगे, देन पेमेंट देंगे, क्लोजिंग बैलेंस देंगे, पूछेंगे ओपनिंग कितना है बताओ। यू कैन डू, लेजर वही है सेम। ऑप्शन बी लिख के हो गया है क्या, देखो इससे पहले आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, आप रिटर्न निकालते थे, इस बार रिटर्न दिया है, कंट्रीब्यूशन पूछा है। डन, बोलो मीनम्मा का डन। इस टाइप के 2-4 दोगे क्वेश्चन आपको, तो आपका कंसेप्ट ही फिक्स हो जाएगा। वो आप 49 वाला करवाओ, सेम है 49। ओपनिंग बैलेंस दिया है उन्होंने, क्लोजिंग बैलेंस पूछा है, मैंने पहले ही बोला था लेजर की इर्द गिर्द ही पूछेंगे। पेमेंट दिया है रिटायरमेंट का, बेनिफिट प्लान दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना, उल्टा जल्दी निकाल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस 49।
बी आ गया। 10 सेकेंड लगते हैं उसको कैलकुलेट करने में। क्या दिया? ओपनिंग दिया है 7 लाख का, यस। कंट्रीब्यूट किया तुमने तो प्लान का वैल्यू बढ़ा 1 लाख, 7 का बना 8 लाख रुपए। रिटर्न और वैल्यू बढ़ा 50,000, तो 8,50,000। उसमें से आपने पेमेंट किया 40,000, तो बचे कितने? 8,10,000। ऑप्शन बी। 1 लाख दिया ना उधर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्लान एंड बेनिफिट ऑफ पेमेंट। आता झालं पण बरं आहे. तेच सांगते, आता काय करायचं ते करा, नंतर नका करू. एट्टी वन वाला करवाओ, सेम 81 सेम है। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, रिटर्न दिए, पेमेंट दिया है और कंट्रीब्यूशन पूछा है। कैलकुलेटर पे फिगर ले, कैलकुलेट कर, हवा भी तो देख रहे हैं। सर 61,000 ऑप्शन बी। 61,000 कितने लोगों का है? बाकी लोगों का क्या? ब्रॉड डाउन कितना है? 5,60,000। कैरी डाउन कितना है? 6,20,000। रिटर्न कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे ना, वैल्यू बढ़ेगा उसका कितना? 63। पेमेंट कितने का किया तुमने? 64। तो अब 560 प्लस 63 माइनस 64 माइनस 620, तो आया कितना? 61,000। भूक लागली. का हो सरच पावडा. मला फिश खायला एक डन? ओके ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस के कुछ क्वेश्चन एंड सेगमेंट के क्वेश्चन है वो अपन कल करते हैं। ये अभी तक कहाँ तक हुए थे? 49 ना। एक एमसीक्यू करवा लो ताकि याद रहे वो, इतना वाला करवा लो, दिन आगे जाते। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, reconstructing cost of debt does not include the cost of sale or termination of line of business, cost of retrading or relocating continuing stock, market cost, or it's a both A and B. कौन सा? सॉरी बोथ B and C। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किसकी बात करता है ये बताओ? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज की बात करता है। तो इट्स अ बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या कोई स्टाफ कंटिन्यू कर रहे हैं, मार्केट कॉस्ट। तो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो वो 24 में बताते ना हम लोग। 29 में अगर कोई स्टाफ रीट्रेनिंग पे है, मार्केट कॉस्ट है, तो उसका हम लोग बोथ बी एंड सी ये डिफाइन करते हैं ऑप्शन 50 में। इसके कितने एमसीक्यू और बाकी है?
भरपूर. सर आप नंबर काय होता 50. टोटल 85 है. ओके. इवनिंग में ऑनलाइन क्लास देख लेना, हम लोग ये 35 MCQ आज के आज खत्म करेंगे. इवनिंग में मैं एडिशनली ग्रुप पे टाइम बता देता हूँ. ऑनलाइन एक्सेस सबके पास है ना अभी एप्लीकेशन का? सर एप्लीकेशन जीमेल पे लो ना. हाँ सर बोलते वो हैं लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा वापस, वो 40 मिनट्स का टाइम सर पण आता ऑनलाइन मात्र रेकॉर्ड फिर वापस मेरे को वो लेक्चर लेने के बाद मेरे को बेइज्जती नहीं चाहिए सर. अपलोडेड नहीं है कर, मेरा काम पढ़ाना है, फिर भी मेरा दिमाग खाया हो जाता है कि यार अपलोड नहीं है, नहीं है. मेरा काम है ही. सर हम नहीं करते सर. हाँ सर आम्ही कधी तो करतो मैं इवनिंग का नहीं, कल नहीं लूंगा, आज के आज लूंगा. आज खत्म करेंगे. मैं आपको लीजिए मैं टाइम बताता हूँ. ये 35 MCQ जितने भी है कल नया चैप्टर चालू करेंगे. किती वाजता इवनिंग में ही होगा ऑलमोस्ट, मोस्टली 7 के बाद. हाँ yes. तो ये उड़ उड़ वगैरह. एक गप्पे भाऊ